जुल्म देखिए कि एक निहत्ती है, बेबस लड़की है, उस पर जुल्म ढाने में भी एक खातून पेश रही। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई है, इस बेहिस बेशर्म खातून की आवाज वाज़े तौर पर सुनी जा सकती है, जो जुल्म का हुक्म दे रही है। ये भूल कर कि अगर इस लड़की की जगह अपनी बेटी के साथ ये सलूक होता तो फिर इसके जज्बात क्या होते। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज किया है और ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है ये आला अदालतों के फैसलों से मुतसादिम है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तमाम सियासी जमातों की स्क्रूटनी करे इलेक्शन कमीशन, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ तहरीक इंसाफ को टारगेट किया है। इसके बाद ये भी कहा गया है कि जो रिपोर्ट है उसमें जो गलतियां हैं उनकी निशानदेही की गई है। फातिहा ख्वानी वगैरह की जाती है। आज बाकायदा MQM के लोग जौक दर जौक अपने बानी जनरल ज़ियाउल हक के लिए फातिहा ख्वानी करते। खालिद मकबूल, आमिर खान, फैसल सब्जवारी जिनको बाकायदा वजारत वगैरह भी मिली हुई है, अमीनुल हक जिनकी किस्मत में भी अल्लाह ने बहरहाल वजीर बनना लिखा था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि नून लीग में से कोई भी पेट्रोल महंगा करने की जिम्मेदारी लेने को तैयार क्यों नहीं, और हुकूमत का पेट्रोल सस्ता करने का भी कोई इरादा नहीं, और फैसलाबाद में हव्वा की एक और बेटी जुल्म का शिकार क्यों हुई। कहने को हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। मुसलमान भी क्या हैं, यहाँ तो इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन लगता है। सच पूछिए तो दरिंदे हैं, दरिंदे जो इंसान का लिबादा ओढ़े हमारे इर्द गिर्द फिर रहे हैं, जिन्हें जब जब मौका मिलता है दरिंदगी पर उतर आते हैं, अपनी असलियत बताते हैं। फैसलाबाद में जो शर्मनाक वाक़या हुआ है, इसने एक बार फिर सारी कौम का सर शर्म से झुका दिया। हव्वा की एक और बेटी ना सिर्फ हैवानियत का निशाना बनी, बल्कि इस जालिम, इस जुल्म और बर्बरियत के एक एक लम्हे की मंजर कशी यूं की गई जैसे इस तमगे को अपने सीने पर सजाना हो। दौलत और ताकत के नशे में चूर इन दरिंदों की दरिंदगी इस कभी फेल का सोच कर घिन आती है। जुल्म देखिए कि एक निहत्ती है, बेबस लड़की है, उस पर जुल्म ढाने में भी एक खातून पेश रही। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई है, इस बेहिस बेशर्म खातून की आवाज वाज़े तौर पर सुनी जा सकती है, जो जुल्म का हुक्म दे रही है। ये भूल कर कि अगर इस लड़की की जगह अपनी बेटी के साथ ये सलूक होता तो फिर इसके जज्बात क्या होते। इस मुकदमे की FIR के मुताबिक जो कहानी सामने आई है, इससे तो यही पता चलता है कि इस केस का मरकजी मुलजिम शेख दानिश एक मशहूर मारूफ कारोबारी शख्सियत है, जिसकी शोहरत भी एक अयाश और कानून को पैरों तले रोंदने वाली शख्सियत के तौर पर है। सोशल मीडिया पर इसका ताल्लुक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के साथ भी जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये राना सनाउल्लाह का करीबी साथी है। दूसरी तरफ FIR पर नजर डालें तो इसके मुताबिक मुतासर लड़की इस दरिंदे की बेटी की सहेली थी, जिस पर शेख दानिश ने बुरी नजर रखी। शर्म नहीं आई इस बदबख्त को। इसने अपनी दौलत और ताकत की चमक दिखाकर इस लड़की को शादी पर मजबूर किया। इनकार हुआ तो फिर इसने वो दरिंदगी की जिसे देखकर सोशल मीडिया पर इस खानदान पर थू थू हो रही है। ये दरिंदे इस लड़की और इसके भाई को घर से उठाकर ले आए। फिर इस बेबस लड़की के ना सिर्फ बाल काटे गए, मुसीबत की मारी इस बेटी को जुबान से इन गंदे लोगों के जूते चाटने पर मजबूर किया गया। बल्कि FIR के मुताबिक इस बदबख्त ने ज्यादती की कोशिश भी की। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली पोस्ट के मुताबिक पुलिस ने शेख दानिश के घर पर छापा मारा तो असलहे और बेशुमार मोबाइल फोन्स के साथ शराब की बोतलें भी बरामद हुई। वीडियो के बाद पुलिस ने मुलजिमों को गिरफ्तार किया, मगर खबरें कि मरकजी मुलजिम शेख दानिश की मकामी अदालत ने जमानत मंजूर कर ली है। अगर यह खबर दुरुस्त है तो यह हमारे इंसाफ के निज़ाम पर बदनुमा धब्बा है। ये दरिंदा आज़ाद होकर मुतासर लड़की और इसके खानदान पर कैसे दबाव डालेगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं। जमानत का मिलना यह भी बता रहा है कि यह केस भी दाखिली दफ्तर होगा, क्योंकि जिम्मेदारों ने हमेशा दौलत और ताकतवरों के लिए सहूलतकारी का काम अंजाम दिया है। क्या इस बार भी ऐसा होगा या फिर इदारे ऐसी दरिंदगी करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे? यही सवाल पूछेंगे। हमारे साथ हैं सिद्दीक जान और नूरुल आरफीन। सिद्दीक, इस तरह के हमने बहुत से केसेस देखे हैं। बहुत दुख होता है कि फिर कोई ना कोई एक नया केस हमारे सामने आ जाता है, तो ये ताकतवर के आगे कानून बेबस क्यों हो जाता है? कोई और कहानी भी सामने आ जाती है कभी कि जी जमानत इसलिए कि जी मैं तो उसमें था ही नहीं, वो बीवी ने मेरी तशद्दुद किया क्योंकि मैं इससे शादी करने वाला था। कई कहानियां सामने आ जाती हैं। देखें उसामा गाजी साहब, एक तो ज़ाहिर है ये हमारे माशरे का अलमी है कि इस तरह के वाक़यात होते हैं, और जो दूसरी आपने बात की वो इससे ज़्यादा अहम है।
कि ज़ाहिर अलमी माशरों में होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन अगर एक वाक़या हो और उस पर ज़िम्मेदारान को वो सज़ा मिल जाए और उनको निशान इबरत बना दिया जाए तो बाकी लोगों को सबक आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें हमारे मुल्क के अंदर कराची के हवाले से 4-5 वाक़यात गिनवाते हैं नूरुल आरफीन साहब, जिसमें वो बताते हैं सानिया 12 मई समेत कितने वाक़यात ऐसे हुए जिनके ज़िम्मेदारान को आज तक कटहरे में नहीं लाया गया। आप यहाँ पर देख लें, पंजाब में देख लें, सानिया मॉडल टाउन समेत, सानिया PIC समेत कितने वाक़यात हैं जिनके ज़िम्मेदारान को कटहरे में नहीं लाया गया। तो बात यह है जब दिन दिहाड़े इतने बड़े वाक़यात हों और लाइव चले कत्ल गारतगरी और ये सारी चीज़ें पूरी कौम ने देखी हों, पूरी दुनिया ने देखी हों और कुछ ना हो, तो फिर इस तरह के जितने वाक़यात हैं उसमें देख लें कितने केसेस में सज़ा हुई है, सज़ाएं नहीं होती, केसेस नहीं चलते, तारीख पे तारीख मिलती है, ये इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं, पैसा इस्तेमाल करते हैं, बच जाते हैं। तो इससे मैसेज ये जाता है कि पाकिस्तान के इदारे बेबस हैं इस गुंडागर्दी के खिलाफ, इस दहशतगर्दी के खिलाफ, और ये बहैसियत मुआशरा हमारे लिए शर्मिंदगी का मकाम है कि किस तरह की चीज़ें हमारे मुआशरे में हो रही हैं। मतलब ये चीज़ तस्वुर की जा सकती है आज के दौर में कि कहीं पे ये चीज़ हो सकती है, जिस तरह से उस लड़की को से जूते जो हैं वो कहा जा रहा था कि उसके ऊपर ज़बान लगाओ। अफसोसनाक, शर्मनाक, सर शर्म से झुक जाते हैं कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। होना यही चाहिए, रियासत का ये काम है, इदारों का ये काम है कि इन लोगों को जो इंसाफ और कानून के तकाजे पूरे करते हुए जो सख्त से सख्त सजा दी जा सकती है वो दें, ताकि इनको निशान इबरत बनाएं, ताकि आइंदा कोई इस तरह का काम जो है वो ना करे। अच्छा नूरुल आरफीन, एक दुख की बात यह है कि ये कोई इस तरह का पहला वाकया नहीं है, यानी इस शख्स का भी इसकी शोहरत ही इस तरह की हो चुकी है कि कुछ ना कुछ इस तरह के काम करते हैं और तभी, वरना वीडियो कोई बना रहा है इसका मतलब है कि उसको ये जोम है अपनी ताकत पर कि जी मैं ये बनाकर वायरल करूंगा तो इसकी तजलील होगी इस बेचारी लड़की की। उसको कोई परवाह नहीं है, जितने भी लोग इसमें मुलव्वस थे, कि हमें कोई कुछ कह सकता है। अच्छा, मेरे लिए इसमें कोई चश्मकुशा बात नहीं है। ये ना पहला वाक़या है, ना ये आखिरी वाक़या है, ना मुझे कानून नाफिज करने वाले इदारों, ना अदालतों, किसी से कोई खुशफहमी नहीं है। आप सब अपनी रविश में मगन रहिए। आप चेक कीजिए कि ECL में किसका नाम है, चेक कीजिए कराची में कौन सी इमारत को गिराना है, चेक कर लीजिए किसका नाम जो है वो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पे डालना है या निकालना है। आप अपने कामों में लगे रहिए। बहुत ज़्यादा हो तो शहबाज शरीफ को बुला लीजिए, शहबाज शरीफ किसी डिप्टी कमिश्नर को मुअत्तल कर दें, पंजाब हुकूमत किसी SHO को मुअत्तल करके वो सब करती रहे। मुझे इस बारे में किसी किस्म की कोई खुशफहमी नहीं है। सोशल मीडिया पे चलने वाले ज़्यादातर वाक़यात झूठ पर मबनी होते हैं। इस वाक़े का मैं ना ऐनी शाहिद हूँ, ना मुझे पता है, लेकिन जो कुछ होता दिखाई दे रहा है उसमें जो वाक़याती शहादत है वो उन तमाम कमीनों के ख़िलाफ़ है जो इस वक्त आप अपनी तस्वीर में दिखा रहे हैं। तो इसलिए वैसे भी ज़ाती तौर पर अगर किसी खातून के साथ कोई इस तरह की हरकत हो रही है तो ज़ाहिर है आदमी दांत पीसने के अलावा और गालियाँ बकने के अलावा क्या कर सकता है। हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन रह नहीं जाता। मैं ज़रा सी बातों पर, ज़रा इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, मैं ज़रा सी बातों पर हमारी अदालतों, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों, हमारे हुक्मरानों, मैं उनको तकलीफ़ दे करके ख़ुद गुनाहगार नहीं होना चाहता। आप सब अपनी मनमौजियों में लगे रहें, बाकी रहे नाम साईं का। ये सब इसी तरह से होता रहा है, ये सब इसी तरह से होता रहेगा। लेकिन इंश्योर कर लीजिएगा कि कभी किसी बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून का केस आए, कभी किसी बहुत बड़े जुगादरी सियासतदान का केस आए जिसमें थोड़ी सी मीडिया कवरेज का हुसूल भी मुमकिन हो, काइंडली उसको अवेल कर लीजिएगा, क्योंकि वो फुल टॉस होती है ना, और फुल टॉस से शोहरत मिलती है। आगे जो आप करना चाहें आपको कौन रोक सकता है। आपसे पिछले वालों को किसी ने रोक लिया था, कोई 10 लाख रुपए पेंशन पा रहा है, कोई 20 लाख रुपए पेंशन पाएगा, और इसी तरह से गार्ड ऑफ ऑनर, सलूट, ये वो लेते हुए वो सब चले जाएंगे। पता नहीं कितने फिरौन इसी तरह से वक्त की रेत में गर्क हो गए, कुछ और हो जाएंगे। खैर हो गई, कुछ नहीं है, टेंशन नहीं है। लेकिन इसमें तो पुलिस ये कह रही है कि जी उसके घर से हमें असलहा भी मिला है, शराब की बोतलें भी मिली हैं, फिर भी आपको नहीं लगता नूरुल आरफीन के कुछ होगा? पुलिस तो कह रही है जी हमने इतना कुछ बरामद कर लिया है और हम भाईजान आसिफ अली जरदारी नामी एक आदमी का दोस्त था, आसिफ अली जरदारी नामी एक आदमी का दोस्त था फौजी काजमी, उसके साथ एक एक्ट्रेस थी ज़ारा अकबर, नाम लेके बात करते हैं ना, हवा में क्या बात करें। उसको रंगे हाथों पकड़ा, रंगे हाथों भी और नंगे हाथों भी। उसके बाद उल्टा रियासत को लेने के देने पड़ गए। उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने की मिसालें दे करके, और वो आपकी यही सब, यही अदालतें, यही आपके जज साहिबान, यही आपकी वकला साहिबान, ये बात बात पे जो आसमान सर पे उठा लेते हैं, यही उस वक्त उन्होंने कहा चादर और चार दीवारी का जो है वो सब तसव्वुर ख़त्म हो गया, यही जुगाड़ी सियासतदान ये सब मिल करके आ गए। ये पाकिस्तान की तारीख नहीं है। अच्छा चलिए, मैं आपको आपकी मालूमात के लिए तो नहीं बता रहा हूँ, आप और सिद्दीक जान तो चलो इसी इंडस्ट्री का हिस्सा है। अगर हम इसमें उन एंकरों को शामिल कर लेना
इसमें हम उन मीडिया पर्सन्स को शामिल कर लें जो नौकरी देने के बहाने या किसी अपने इंटर्न के साथ इस तरह की चीजें करते हैं। और वो सिद्दीक जान 2 प्रोग्रामों से जुमला बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल रजा, बिल जबर नहीं, बिल रजा करके वो सारी चीजें ये कर रहे हैं। आपको पता है एक डायरेक्टर न्यूज यही मौजूद था, इसी एक शहर में, इसी एक मुल्क में, इसी एक रियासत में, उसने अपने चारों तरफ कमरे जो है वो कमरे की दीवारें टिंटेड कराई हुई थी, और जब उसका दिल चाहता था वो कमरे से हाथ निकाल के कहता था एक अंदर जरा रवाना फरमा दो, और उसके बाद जो खातून अंदर जाती थी उनकी प्रमोशन हो जाती थी। कितने अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा है। इसी जगह पे एक एंकर ऐसा है कि जो जब बात करता है तो ऐसा लगता है हॉलीवुड का एक अदाकार बात कर रहा है, इतना ठस्सा उसके अंदर होता है, इतना ठस्सा। और प्रोग्राम खत्म करने के बाद मौसूफ घर नहीं जाते थे, वहीं पार्किंग में मिलते थे किसी के साथ, और हाथ में जाहिर है, मतलब भाई ये इसी पाकिस्तान की बातें हैं, ये इसी पाकिस्तान में इसी पाकिस्तान में ट्रेन से वो 2 बंदियां जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उनको उनकी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने वाला कौन था? एक बहुत बड़ा नामी वकील जो एक बाकायदा जो है तंजीम का फलाना फलाना भी था। क्या कर लिया हमने उसका? इस पे भी कुछ नहीं होगा। इस्लामाबाद में वो एक बंदा था ना, वो मोटू, जिसने ये काम किया था, वो गेस्ट हाउस में, उसको क्या फांसी हो गई? एक रैकेट, चाइल्ड रैकेट, सेक्स रैकेट का एक बंदा पकड़ा गया था पीटीआई के दौर में, 3.5 लाख रुपए तनख्वाह पर उसको बाहर से लेकर के आए थे, उसको फांसी हो गई। इस तरह के वाकयात वाकई भरे पड़े हैं, लेकिन हमें कहीं से तो कुछ आगाज करना होगा। अभी हमने देखा कि शक्करपड़िया में इस तरह कुछ खवातीन के साथ ये हुआ जो मुल्क से आई थी, तो वहाँ पर हमने पुलिस एक्शन देखा है। इस तरह वो इस्लामाबाद में हमने वाकया देखा, वो उस्मान वाला, उसके खिलाफ भी एक्शन है। भाई साहब यहीं रुकिए, यहीं रुकिए, यहीं रुकिए भाई साहब यहीं रुक जाइए, यहीं रुक जाइए। ये काले अंग्रेजों का रियासत पे कोई या रियासती इदारों में कोई हक नहीं है। शक्करपड़िया पे आपने खवातीन के साथ होने वाली इस्तेसाल पर डंडा नहीं उठाया था, वो गैर मुल्की खवातीन पर, वो गोरी चमड़ी वाली खवातीन थी। इस तरह की खवातीन तो हमारे गली मोहल्ले में उनके साथ ये सब कुछ रोज होता है। कभी कोई चेयर लिफ्ट पथरियाटा में कोई गिरी, कभी उसके ऊपर आपका कोई किसी इदारे का हेलीकॉप्टर उनको रेस्क्यू करने के लिए गया? K2 के ऊपर, अबे चलने के लिए रोड मिली है तो K2 के ऊपर चढ़ रहा है, वो K2 के ऊपर फंस गया, जाकर के एक हेलीकॉप्टर उसको रेस्क्यू करता है। क्यों? कि वो अंकल लोगों की तरफ से हिसाब किताब होता है ना, तो वहां पे उनको रेस्क्यू करना बहुत जरूरी होता है। भाईजान मतलब कभी किसी आम आदमी को भी रेस्क्यू कर लो ना। चले, सिर्फ बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स, सिर्फ बड़े बड़े मीडिया गुरुज, सिर्फ गोरी चमड़ी वालों के हुकूक हैं इस रियासत पर। आरफीन, हमें अगली खबर भी शामिल करनी है। अगली खबर के हवाले से बात करते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन जो है बड़ी तंदही से लगा हुआ है काम करने, और बुलाया जा रहा है जनाब, नोटिस भेजे जा रहे हैं तहरीक इंसाफ को। सिद्दीक जान, क्या कल की तैयारी है तहरीक इंसाफ की? क्योंकि ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो फंडिंग के जराए हैं उनके हवाले से भी कोई पेशरफ्त शायद हो रही है। देखिए, उस पर तो बहुत टाइम लगेगा। कल आप कह सकते हैं उसामा गाजी साहब कि कल जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू होने जा रहा है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल का सबसे बड़ा केस है, और ये केस फैसला करेगा इमरान खान और तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल का। इसका जो भी नतीजा आएगा वो एक पार्टी को बहुत बड़ा झटका और धचका देगा। अगर तहरीक इंसाफ के हक में आता है तो पूरी हुकूमत, 16 जमातें, इनके लिए सेटबैक होगा, और अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ चली गई तो तहरीक इंसाफ को इसकी बहुत भारी जो है वो सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी। ये मामला है। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, FI ने नोटिस जारी कर दिए। ये सारा जब मामला हुआ तो तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज किया है, और इस पर 3 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है जो कल पहली समाअत करने जा रहा है। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं वो इसकी सरबराही करेंगे बेंच की, उनके साथ मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस बाबर सतार साहब जो हैं इस बेंच का हिस्सा होंगे। ये मैं आपको बताता चलूँ, इसके चंद अहम पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है जो इलेक्शन कमीशन ने दिया, उस पर तहरीक इंसाफ ने 17 कानूनी सवालात उठाए हैं और 10 एतराज़ात उठाए हैं, 6 इस्तदाएं की हैं, और 56 ग्राउंड्स की बुनियाद पर जो है इस रिपोर्ट को मुतनाज़ करार दिया है। ये 56 तो हम जाहिर है पूरा प्रोग्राम गुजर जाएगा, मैं 10 से 11 चीजें आपको बता देता हूं। एक तो तहरीक इंसाफ ने कहा है कि ये जो रिपोर्ट है ये आइन और कानून से मुतसादिम है, और इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज किया है, और ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है ये आला अदालतों के फैसलों से मुतसादिम है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तमाम सियासी जमातों की स्क्रूटनी करे इलेक्शन कमीशन, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ तहरीक इंसाफ को टारगेट किया है। इसके बाद यह भी कहा गया है कि जो रिपोर्ट है उसमें जो गलतियां हैं उनकी निशानदेही की गई है। कहा गया कि गैर मुल्की फंड लेने वाले और
जो गैर मुल्की फंड लेने वाली और ममनुआ फंडिंग लेने वाली जमात में फर्क होता है। तहरीक इंसाफ पे इल्जाम ममनुआ फंडिंग का है, ना कि गैर मुल्की फंडिंग का है। और साथ ही ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन किसी जमात के खिलाफ कोई डिक्लेरेशन जारी नहीं कर सकता। आर्टिकल 17(2) के तहत वफाकी हुकूमत से जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भिजवा सकती है और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना होता है। इलेक्शन कमीशन पर बदनीयती का इल्जाम लगाया गया है, कई सवाल उठाए गए हैं और कहा गया कि बगैर मंतकी अंजाम पर पहुंचे तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडेड पार्टी करार दिया गया है। और साथ ही बहुत से जो कवानीन है इलेक्शन कमीशन के उनका भी पोस्टमार्टम किया गया है। अब मैं आपको बता देता हूं कि यह भी कहा गया कि गैर मुसद्दका चीज़ों पर इन्होंने इंसार किया है और तहरीक इंसाफ ने तमाम फंड्स बैंकिंग चैनल से हासिल किए। अब आ जाते हैं बहुत आम चीज़ पर, यह सबसे फैसला कौन और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 6 इस्तदाएं की गई हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से। सबसे पहले कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जारी करदा फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है इसको सस्पेंड किया जाए। अगर ये सस्पेंड नहीं होती कार्रवाइयां जारी रहेंगी। साथ कहा गया है कि 5 अगस्त को इलेक्शन कमीशन का जारी किया गया जो शोकॉज नोटिस है उसको मुअत्तल किया जाए। और साथ ही कहा गया है कि इस रिपोर्ट को जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है इसको गलत करार दिया जाए और कहा जाए कि दायरा इख्तियार नहीं था इलेक्शन कमीशन का। और कहा जाए अदालत ये लिखे कि इलेक्शन कमीशन इसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। और ये सारी चीज़ें हैं। और अब जो है कल उन्होंने जो ये पहला दिन है, ज़ाहिर है इसमें जो अनवर मंसूर साहब हैं, फैसल चौधरी साहब हैं, दीगर जो लीगल टीम के मेंबरान हैं वो पेश होंगे। मैंने आपको बता दिया है कि ये वो केस है जो तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की सियासत का रुख जो है वो मोड़ सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आरफीन, अगर हम देखें एक तरफ तो टारगेट तहरीक इंसाफ है इस वक्त पीडीएम हुकूमत की, लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि पार्टी के अंदर भी यानी पीडीएम में जो पार्टीज हैं उनके अंदर तो अपनी लड़ाई है, लेकिन अब जो नून लीग की लड़ाई चल रही है उसमें तो अब खबर छप गई है कि जी वो मियां नवाज शरीफ साहब क्यों उठकर चले गए थे, क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। हत्ता कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो उनके ट्रस्टेड आदमी हैं अब वो भी अपना वजन जो है डाल रहे हैं शहबाज शरीफ या मिफ्ता इस्माइल की तरफ और कह रहे हैं कि यानी ये बातें हो रही हैं, उनको पैगाम दिया जा रहा है, बड़े सख्त अल्फाज बोले जा रहे हैं नवाज शरीफ के बारे में कि जी अगर फिर आपने हुकूमत चलानी है तो यहाँ आ जाएं, अगर आपको हमारे फैसले यानी इस्लामाबाद के या PMLN-S के पसंद नहीं है फैसले शहबाज शरीफ ग्रुप के, तो फिर आप यहाँ पर आ जाएं। तो ये नवाज शरीफ को अब ये बातें कही जाएंगी। वक्त का पहिया कभी कभी उल्टा भी घूमता है, ठीक है। अल्ताफ हुसैन से किस तरह से मुनकिर हो गए MQM के तमाम लोग, जब डंडा उठता है तो इसी तरह से होता है। लेकिन अभी आने वाले दिनों में आप देखिएगा जब नवाज शरीफ की वतन वापसी होगी तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, उसामा गाजी साहब आपको अपना सवाल याद है? उस वक्त यही फीका माजा ताया गामा सब मिल करके नवाज शरीफ के आसपास लुड्डी और भंगड़े पा रहे होंगे, ये शोर मचा रहे होंगे कि कदम उठाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं। ये पाकिस्तानी सियासत है भाई, यहाँ उसूल और नज़रियात कोई मायने नहीं रखते, मुतमय नज़र सिर्फ मफादात होते हैं, मुतमय नज़र सिर्फ मफादात होते हैं। आप पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात में हो, किसी भी सियासी जमात में हो, जब मैं किसी भी कह रहा हूँ तो किसी भी ही समझा जाए, यहाँ उसूलों के ऊपर कोई काम नहीं टिका होता। उसूल, नज़रियात, दीन, धर्म, कानून, ईमान, ये लाल गुलाबी बातें सिर्फ आपको अपोजिशन के दिनों में याद आती हैं। जब आप अपोजिशन में नहीं होते, जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपको हर हराम हलाल लग रहा होता है, फिर आप बिस्मिल्लाह पढ़ करके हर नाजायज़ काम भी कर जाते हैं, आप कहते हैं ठीक हो गया कोई मसला नहीं है। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपको आज़ादी इजहार के मरोड़ उठते हैं, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो फिर आपको आज़ादी चाहिए होती है कौम के लिए, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो फिर आप कहते हैं कि अब के अगर मुझे इक़्तिदार मिला तो मैं ये कर दूंगा, जबकि आपका अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ये चीख चीख के बता रहा होता है कि आप सिर्फ फांदेबाजी कर रहे हैं, 2 नंबरी कर रहे हैं, सिर्फ झांसा दे रहे हैं, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो नून लीग में भी इसी तरह की चीज़ है, नून लीग कह लो या शीन लीग कह लो, मतलब पाकिस्तान में चेहरे बदल बदल करके यही लोग, या फिर इनसे जान छूटी तो फिर PTI, अब PTI के अलावा कोई और आ जाए तो क्या कहा नहीं जा सकता। लेकिन इन लोगों से किसी एक बात की कोई तवक्को, मुझे तो कोई खुशगुमानी नहीं है, ये इसी तरह से हमें सर्व करते रहेंगे इन्वर्टेड कॉमास में, यानी बाल्फाज दीगर हमें डसते रहेंगे। मगर सिद्दीक जान, ये जो खबरें आ रही हैं कि जरदारी साहब भी खुश नहीं है, MQM ने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया हमें फैसलों में शामिल नहीं किया जा रहा, जरदारी साहब की तरफ से भी आ रहा है, पीपल्स पार्टी बोल रही है, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये सब बड़े खुश हैं इन सारे फैसलों से। देखिए उसामा गाजी साहब, एक चीज़ पे कंसेंसस है और वो ये है कि हुकूमत को चलाना है, इलेक्शन में नहीं जाना, ये इस पे एक पेज पर हैं। तो ये जो लड़ाइयाँ जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, ये इसकी जो वजूहत हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी ऐसी खबरें लीक कर रही है, जारी कर रही है मीडिया को, कि तासुर मिले कि जो जुल्म ज्यादती इस मुल्क के साथ हो रही है, जो महंगाई हो रही है, जो पेट्रोल महंगा हो रहा है, जो डीजल महंगा हो रहा है, जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके जिम्मेदार अकेले शहबाज शरीफ हैं। अगर भाई इतने आपको एतराज़ात हैं और आपकी नहीं सुनी जा रही, जिस तरह मियाँ साहब
भाई या तो ये होगा कि मियाँ साहब भी नूरुल आरिफीन साहब जैसे हमारे साथ कल प्रोग्राम में स्काइप पर थे, शायद हो सकता है मियाँ साहब को आवाज़ ठीक ना जा रही हो, तो मियाँ साहब ने कहा यार मैं नहीं बैठता, उठ के चला गया। वरना बेवकूफ़ों वाली बात है कि आप पार्टी सरबराह हैं, आप कप्तान हैं, कायद हैं, आपकी मर्जी से सारे फैसले हुए हैं और आपकी बात नहीं मानी जा रही, किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो देखें ये जो अंदर की लड़ाइयाँ हैं ना, उसकी वजह यह है कि अभी भी 30 से 35 लोग हैं जो वजारतों के उम्मीदवार हैं। 62-63 रुकनी काबीना पहले हो गई है, 20 से 25 तो ऐसे हैं वो कहते हैं कि हमें कोई ना कोई ठेका दे दो, कुछ दे दो। टोटल 30 लोग हैं जो मुख्तलिफ ओहदे चाहते हैं, जो हिस्सा बकदरे जुस्सा चाहते हैं, जो इस लूट मार में, इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। असल लड़ाई वो है, उसके लिए वो ब्लैकमेल करते हैं। बाकी ये एक पेज पर है, एमक्यूएम भी कह रही है कि पाकिस्तान में पेट्रोल डबल कर दो, डीजल डबल कर दो, बिजली जितनी मर्जी बढ़ा दो, कराची को तबाह और बर्बाद कर दो, सिंध में करप्शन लूट मार करो, बस हमें हमारा जो हिस्सा मिलना है वो मिलता रहे और इलेक्शन में मत जाना, क्योंकि इस वक्त कराची के जो हालात हैं वो ये हैं कि हम एक सीट भी नहीं निकाल सकेंगे। इस पे कंसेंसस है, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, किसी इत्तेहादी की वजह से कहीं नहीं जा रही। हाँ कुछ और फैक्टर्स जो इनको सपोर्ट मिली हुई है वो विड्रॉ हो जाए, गिर जाए तो अलग बात है। अच्छा, किसी यानी ये जो बात है ये इतने नहीं जितनी खबरें छपवाई जा रही हैं, छप नहीं रही, ये छपवाई जा रही हैं। और अभी भी ये जहर खाने के पैसे ना हो, लेकिन 30 लोग तैयार हैं कि जनाब हमें कुछ ना कुछ मिल सके। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि IMF की कौन कौन सी शराइत पर अभी अमल होना बाकी है, कौन से मिनी बजट आ रहे हैं और क्या क्या चीज़ अभी इतनी महंगी होगी कि मजीद चीखें निकलेंगी। ब्रेक के बाद अब पता चला। लोग परेशान हैं कि किस कदर महंगाई है, लेकिन जनाब अभी इस हुकूमत ने बस नहीं की। अभी तो IMF को ये कहा जा रहा है कि अभी अपनी पेट्रोलियम लेवी और लगानी है और 1 सितंबर से ये कहा जा रहा है जी 10 रुपये पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया जाएगा। फिर आप सोचिए कि जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें गिरी हैं, डॉलर नीचे आया है, उसके बावजूद अगर 7 रुपये लगभग कीमत बढ़ाई गई है तो अभी आगे चलकर क्या होगा। सिद्दीक जान, किस तरह से ये हुकूमत मुकाबला कर सकेगी फिर अवामी जज्बात का? इसीलिए शायद ये इलेक्शन नहीं चाह रहे अभी कि अभी तो IMF की मजीद शराइत मानी जानी है। 1 सितंबर को भी पेट्रोलियम लेवी में और इजाफा करना है, 50 रुपये तक अभी ले जाना है पेट्रोलियम लेवी को। इसके अलावा ये कहा जा रहा है अभी टैक्सेस में और इजाफा करना है, अभी एक मिनी बजट और लाया जाना है। बिल्कुल आपने तमाम चीज़ों की जो निशानदेही की वो दुरुस्त है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जितनी तेज़ी से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस गिरी हैं और जितनी तेज़ी से हमारा रुपया तगड़ा हुआ है, तो ये लेवी लगाएं भी तो फिर भी इनके पास क्वेश्चन है कि ये सस्ता कर सकते हैं पेट्रोल और डीजल दोनों चीज़ें। अब ये करते हैं नहीं करते ये तो ज़ाहिर है ये 1 से पहले पता चल जाएगा। लेकिन उसामा गाजी साहब, बड़ा मसला पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेहकाम है। जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। देखें इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल है। मैं आपको बताऊँ, हम ज़ाहिर है एज ए रिपोर्टर हमारा काम है, हम नून लीग के लोगों से भी मिलते हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों से भी मिलते हैं, PTI के लोगों से भी मिलते हैं, जिसके पास भी बैठे हैं हुकूमत में से, PTI को तो छोड़ दें, असम्बलियों से बाहर हैं, हुकूमत में बैठे हुए लोगों को भी नहीं पता कि कब तक है हुकूमत। 4 हफ्ते है, 6 हफ्ते है। अब देखें इस पे सवाल उठ गए हैं कि ये ज़िमनी इलेक्शन जो 9 हल्कों पे होना है, 25 सितंबर जो डेट है, वो होंगे भी या नहीं होंगे। मतलब इतनी गैर यकीनी की जहाँ जिस मुल्क में सूरत हाल हो, 22-23 करोड़ का मुल्क हो, मुआशी तौर पर पहले बदहाल हो, मुशायद उसकी पहले वेंटिलेटर पर हो, उस मुल्क में जब सियासी अदम इस्तेकाम इतने बड़े पैमाने पर होगा कि पता ही नहीं होगा कि कब क्या होगा, तो फिर यही चीज़ें होंगी, इनसे कोई चीज़ नहीं संभलेगी। वक्ती तौर पे देखें इन्होंने हमें खुशखबरियाँ सुनाई, फलां मुल्क से भीख आ गई, फलां मुल्क से भीख आ गई, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, भीख पे मुबारकबादें देते रहे। और अब देखें आप, डॉलर आज फिर थोड़ा सा महंगा हो गया, पहले वो तेज़ी से नीचे आ रहा था, आज थोड़ा सा महंगा हो गया। असल मसला इस मुल्क का सियासी अदम इस्तेहकाम है। जब तक वो सेटल नहीं होगा, डॉलर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, पेट्रोल नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा। अवाम को आप जाके पूछें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे किराए जो बड़े थे वो कम हुए नहीं हुए, जो चीज़ महंगी हुई थी वो सस्ती हुई है नहीं हुई। ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी और लोगों के लिए बड़े खौफनाक दिन आने वाले। तो अब आज मैं पढ़ रहा था नूर आरिफीन कि ये जो अदम इस्तेहकाम की बात है, ये छोड़िए कि इमरान खान ने कुछ कर दिया, ये सिर्फ जो खबरें चली, मरीम साहबा के ट्वीट आ गया, खबरें छप गई कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब उठकर चले गए। अब माशी माहिरीन कह रहे हैं कि सिर्फ इस वजह से ही शायद ये डॉलर इतने दिनों से कुछ नीचे आ रहा था, रुपए की कदर बेहतर हो रही थी, स्टॉक मार्केट कुछ बेहतर जा रही थी कुछ दिनों से, दोनों अब स्टॉक मार्केट भी और रुपया भी दोनों गिरे हैं सिर्फ इतनी सी बात पर कि जी वो मरीम साहब ने ट्वीट कर दिया, अच्छा इनके दरमियान झगड़ा चल रहा है, अंदर झगड़ा चल रहा है, चाहे इनका इत्तेफाक हो कि हमने अब जितना भी वक्त है वजारतों के मजे लेने हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी स्टेटमेंट से यह हाल हो गया है। इतनी हमारी इकोनॉमी कमजोर हो चुकी है, फ्रेजाइल हो चुकी है। अभी बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़नी हैं, अभी और बढ़नी हैं, तो क्या हालात होंगे फिर मुल्क में?
अच्छा, खुशफहमी और गलतफहमी दोनों लाइलाज अमराज हैं, मैं ये हमेशा कहा करता हूँ। तो अब इसका एप्लीकेशन कैसे होगा वो मैं दो नुकात की वजाहत कर दूंगा, आपको खुद पता चल जाएगा, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने सुना अवामी गैज़ो गज़ब का सामना कैसे करेंगे, मतलब कल मैंने इतनी वजाहत, फसाहत और बलागत से अपने तौर पे समझाया था कि इस अवाम को जिसको जूते खाने की आदत पड़ गई है, इसकी तरफ से आप इतना सादा दिली का मुजाहरा ना करें, क्योंकि अगर ये जूते खाने पर राज़ी नहीं होते तो ये सियासी जुगाड़िए, ये इनके साथ ये सब कुछ बिल रज़ा या बिल जबर नहीं कर पाते। उसके बाद ये अवामी गैज़ो गज़ब वाली बात तो कतई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फजूल थी, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, अभी एक और इंकशाफ हुआ कि मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम है, ये भी इंतहाई अजीब सी बात है। जिस मुल्क में ऐवान सदर और ऐवान वज़ीर आज़म जैसी पुरशिको इमारात मौजूद हों, बाकायदा वहाँ का करोड़ों अरबों रुपए बजट हो, बाकायदा आपके MNAs MPAs के साथ, आपके फलाने के साथ, आपके सरकारी मुलाजमीन के साथ, सेनेटर्स के साथ, फलाने के साथ प्रोटोकॉल चलता हो, बाकायदा साबिक सदूर और वज़ीर आज़म को, मौजूदा को तो छोड़ दीजिए, साबिक सदूर वज़ीर आज़म को, वज़ीरों को बाकायदा जो है वो खतीर रकूम उनको पेश की जाती हैं पेंशन के नाम पर, उनको फलाने फ़ंड के नाम पर, बाकायदा आपको मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान या आम मुलाजमीन के लिए जो उनको रियायतें फराहम की जाती हैं। जब जिस मुल्क में ये सब कुछ हो रहा हो, वहाँ माशी अदम इस्तेहकाम किसने कहा है? माशी अदम इस्तेहकाम अखबारों में है, माशी अदम इस्तेहकाम मीडिया में है, माशी अदम इस्तेहकाम आपके लीडरों की जुबान पे है, क्योंकि इनको मौत आती है आपको वो सारे पर्क्स, प्रिविलेजेस और वो फैसिलिटेशंस बांटते हुए आपसे, मुझसे, हमसे, जो इनकी रियाया हैं, जो इनके कमी कमीन हैं। हमें तो ये अपने सामने बैठते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये हमें चारपाई से नीचे बिठाते हैं। शाह महमूद कुरैशी को देखा है, मैं एक नाम ले रहा हूं, ऐसे बहुत से हैं, ऐसे बहुत से हैं। ऊपर बैठते हैं चेयरमैन की तरह पांव पे पांव रख करके, और नीचे मुरीदीन जो है वो उनके हाथ पैर चूम रहे होते हैं। मैं एक नाम ले रहा हूं क्योंकि वो नाम याद आ गया, और बहुत सारे हैं, हर पार्टी में तलाश करें। तो मेरे भाई, इस मुल्क में कोई माशी अदम इस्तेहकाम नहीं है। जिस मुल्क में अय्याशियों की हर रोज नित नई दास्तानें बनाई जा रही हो ना, उस पर बात करते हुए ये अलग बात है कि जरा थोड़ा सा लोगों को आगे पीछे हो जाते हैं। यहाँ कोई माशी अदम इस्तेहकाम नहीं है। मगर आखिरी बात, अभी ये बताया गया, जी आरफीन बात मुकम्मल करें। जी फरमाई। मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि अगर हम बड़े पैमाने पर एहतजाज नहीं देख रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐवानों तक लोग नहीं पहुंच रहे। फैसलाबाद में लोग बिजली के बिल लेकर निकल रहे हैं, कहीं बिजली के बिल जला रहे हैं कि हम नहीं दे सकते। अब खुद मिफ्ताह साहब ने कहा जी मुझसे गलती हो गई, मैंने छोटी-छोटी दुकानों को, मैं 2 दिन से ऑफिस नहीं आ पा रहा। कराची में यहां से यहां को कनेक्ट करने वाला एक पुल वो रोजाना की बुनियाद पे बंद होता है, रोजाना। तो इससे क्या मतलब है? इससे क्या मतलब है? एक छोटी सी कंपनी है टके की, के इलेक्ट्रिक, इस मुल्क में कोई बड़े से बड़ा फिरौन उसकी मूंछ का बाल नहीं तोड़ पा रहा। चीफ ऑफ फलाना, चीफ ऑफ ढिमकाना सब मौजूद हैं। किसी के अंदर इतना गुर्दा नहीं है कि हाथ डाल दे। ओ भाई छोड़ दो ना यार। तो आपके ख्याल में क्या मतलब है? लोगों में अगर रिजेंटमेंट है तो ये लोग आपके ख्याल में इनकलाब लेकर के आ जाएंगे? कुछ नहीं है, ये सिर्फ रोना पीटना इसी तरह से छोटी छोटी टोलियों की सूरत में करते रहेंगे। ये अनगाइडेड लोग हैं, ये अनगाइडेड लोग हैं। दे आर कंप्लीटली डायरेक्शनलेस, इनको पता ही नहीं है। आज खुदा की कसम अपने MNAs MPAs के घरों का मुहासरा कर दें, अपने साबिक MNAs MPAs के घरों का मुहासरा कर दें। ये पीपल्स पार्टी, MQM, PTI, फलाना फलाना, नून लीग, जो भी हैं, इनके घरों का मुहासरा कर दें। आज रात से सुबह होने तक मैं देखता हूं मामला कैसे सुधरता नहीं है। क्या हो गया? रोड पे खड़े होकर के एक आम आदमी को तकलीफ दे रहा है, बस एक एम्बुलेंस का रास्ता रोक करके आप उसके सामने नारे लगा रहे हैं, बस। डायरेक्शनलेस एहतजाज का कोई नतीजा नहीं होता। मैं अगर अपने घर से यहां आना चाहता हूं तो मुझे अपनी डायरेक्शन सीधी करनी है। मैं चांद की तरह मुंह करके ऊपर जाऊंगा तो किधर जाऊंगा? अच्छा, लेकिन अब सदीक जान, जिस तरह हम देख रहे हैं एहतजाज तो लोग कर रहे हैं, इसी वजह से लोग भाग रहे हैं इलेक्शन से। कि हमने ज़िमनी इलेक्शन में देखा है, अभी MQM भी वो कह रही है जी ये बल्दियाती इलेक्शन होने नहीं चाहिए। उनको नज़र आ रहा है कि एक महज़ब माशरे में या जमहूरियत में जहाँ एक वोटिंग का प्रोसेस है, लोगों के पास यही है ना कि वो समझते हैं अगर हुकूमत परफॉर्म कर रही तो वोट के जरिए उसको निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो इनकी परफॉर्मेंस है, इनको पता है कि ऐसी परफॉर्मेंस में इलेक्शन नहीं लड़ सकते।
बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये ज़ाहिर है यही तो वजह है, ना ये इलेक्शन में जाना चाहते हैं, ना ये हुकूमत में रहना चाहते हैं, ये कुछ और ही मुल्क के साथ करवाना चाहते हैं। नूर आरफीन साहब जो बात करते हैं ना अवामी शऊर की, मैं उससे इस हद तक तो इतफाक़ करता हूँ कि आप देखें जिन मुल्कों में लोग एहतजाज पे निकले उन्होंने किस तरह से एहतजाज किए, जो इक़्तिदार के ईवान थे उनका घिराव किया, वो चीज़ तो पाकिस्तान में नहीं हो रही। लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि अवाम में शऊर आ रहा है कि 17 जुलाई को 12 लोगों ने जितना भी इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा था, बयानिए थे, मीडिया के जरिए जो बनाए गए, जो जोर लगाया गया, जो तरक्याती काम जल्दी जल्दी करवाए गए, जो नौकरियां बांटी गई, जो वसाइल का इस्तेमाल किया गया, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, धांधली भी की गई, धमकियां दी गई, इसके बावजूद लोगों ने अपनी मर्जी का वोट डाला है और इनसे नफरत का इजहार किया है वोट के जरिए। इस तरह से मैं समझता हूँ अवाम में शऊर आ गया। हाँ, ये मैं इस बात से भी इत्तफाक करता हूँ कि लोग उस तरह से एहतजाज के लिए जो है नहीं निकलते, निकलना चाहिए। अगर निकलें तो फिर आप देखें इनके साथ जो है वो होता क्या है। लेकिन लोगों को एहतजाज पे निकलने से ज्यादा जो आसान चीज लग रही है वो खुदकुशियां करना लग रही है। ये बहुत अलमनाक बात है हमारे मुआशरे के लिए और हमारे मुल्क के लिए कि लोग बाहर निकलने के बजाय सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी खत्म कर लें। जब वो बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाते, बच्चों को जब वो उनके जो बच्चों की जरूरियात पूरी नहीं कर पाते, जब बच्चों को भूखा देखते हैं, जब घर के मसाइल देखते हैं, तो ज़हनी अजियत का शिकार होकर उनको खुदकुशी करना आसान लगता है और ये बहुत अफसोसनाक है। इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। लोगों को ये इस बात पे एजुकेट करना चाहिए कि निकलिए अपने हकूक के लिए, कोई मसला है एहतजाज कीजिए। और देखें ये जिन मुल्कों में लोग निकले वहां पे पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है, बदतरीन महंगाई के बावजूद इंटरनेशनल सस्ता हुआ है। यहाँ हमारे लोग क्या होते हैं, उधर पेट्रोल महंगा होता है, उधर गाड़ियों की लाइनें लग जाती हैं कि भाई जल्दी से भरवा लें 12 बजे से पहले। तो ये एक जरूर अफसोसनाक पहलू है हमारे माशरे। और ये भी देखिए कि अगर किसी अमीर से या नहीं दे रहे उनसे टैक्स लेने की तरफ जाया जाता है तो मरीम नोटिस ले लेती है कि जी इस पर देखें, और मिफ्ता साहब फिर ये कह देते हैं हाँ जी वो गरीब पर भी टैक्स लग गया था, जो बड़ी छोटी छोटी दुकानें थी उन पर भी, तो देखते हैं कोई और तरीका। लेकिन वो और तरीका क्या है कि अमीर से टैक्स लिया जाए, उस पर फिर खामोशी नजर आती है। और आरफीन की बात की दुरुस्त है कि हम अगर एहतजाज भी करते हैं तो अपने एक दूसरे को तकलीफ दे देते हैं, सड़क बंद कर देंगे, तो उससे हम किसका नुकसान कर रहे हैं, एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आरफीन नामा में बात करेंगे MQM सियासी ताकत कैसे बनी, जरा तारीखी हवालों पर नजर डालेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आरफीन नामा। आरफीन, हम सियासतदानों पर, सियासी पार्टीज़ पर बात करते हैं। अभी जिस तरह हम प्रोग्राम में MQM के हवाले से बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी और MQM अब साथ चल रहे हैं और सिंध में उनके पास मैंडेट है। वरना हमने इन पार्टीज़ की वजह से, दीगर पार्टीज़ की वजह से भी कराची में बहुत ज़्यादा कत्ल गारतगरी देखी, बहुत ज़्यादा फसाद देखा। तो MQM आज किस जगह खड़ी है? अगर तारीख़ी हवाले से देखें, एक सियासी ताकत बनी, आज वो उसी तरह है? MQM इस वक्त सिसक रही है। MQM के रहनुमा कायदीन वो इस वक्त बस आखिरी हिचकियाँ ले रहे हैं। नज़ा की आखिरी हिचकी को ज़रा गौर से सुन, ज़िंदगी भर का खुलासा इसी आवाज़ में है कि मिज़दाक मुत्तहदा इस वक्त कहीं नहीं, लेकिन आज मुत्तहदा वालों के लिए, MQM वालों के लिए बड़ा स्पेशल दिन है। आज बरसी है उस एक अहम तरीन शख्सियत की जिसकी वलवला अंगेज़, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, वलवला अंगेज़ ही मत समझ लीजिएगा, जिसकी वलवला अंगेज़ क़यादत में MQM को बाकायदा बनाया गया, कराची को खुसूसी तौर पर डिज़ाइन किया गया उस एक साख्त पर जो उस वक्त के आमिर मुतलक जनरल ज़ियाउल हक साहब ने, जो बानी MQM है। बताया यह जाता है कि बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन है, लेकिन MQM का बानी जनरल ज़ियाउल हक था। जनरल ज़ियाउल हक ने MQM को बनाया इस साख्त पर, इस तर्ज पर कि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया जा सके। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो के हाथ में वक्त की बाग किसी तौर पर ना जाने पाए। अपनी सी कोशिश उन्होंने इस तौर पर की कि बाय डिज़ाइन उन्होंने उर्दू बोलने वालों को एक फुल टॉस दी, और वो फुल टॉस क्या थी, उनको ये बताया गया कि इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत एक ऐसी सियासी जमात का क़याम है कि जो आपके अरमानों की तश्कील के लिए, जो आपके अरमानों को पूरा कर सके, जो आपको आपके जायज़ मुतालबात की तकमील के लिए आपकी मदद कर सके। जनरल ज़ियाउल हक का MQM के साथ जो अफेयर था, जाहिर है कि इस पर बात करते हुए बहुत सारे लोगों को बड़ा तरद्दुद भी होता है, लेकिन इस बात की तरदीद बैरकैफ की नहीं जा सकती ज़मीनी वाक़यात और हक़ाइक़ की रोशनी में। ये एक अलग बात है कि MQM एक और मरतबा अपने
एक और मोहसिन से ज़रा गुरेजा नज़र आती है। MQM को होना तो ये चाहिए था कि आज बाकायदा फातिहा ख्वानी वगैरह की जाती है, आज बाकायदा MQM के लोग जौक दर जौक अपने बानी जनरल ज़ियाउल हक के लिए फातिहा ख्वानी करते, खालिद मकबूल, आमिर खान, फैसल सब्जवारी जिनको बाकायदा वजारत वगैरह भी मिली हुई है, अमीनुल हक जिनकी किस्मत में भी अल्लाह ने बहरहाल वज़ीर बनना लिखा था, इन लोगों को आज चाहिए था कि किसी तरह से अपने साबिक़ कायद के लिए ज़रा फातिहा ख्वानी करते। कुछ तस्वीर के लूप्स भी इस वक्त साथ साथ चल रहे हैं। 17 अगस्त को जनरल ज़ियाउल हक अपने साथियों के साथ, नवाए वक्त का ये एक लूप मौजूद है, आपको नज़र आएगा अभी थोड़ी देर में। सदर ज़िया, अमरीकी सफ़ीर, 6 जर्नैल और 5 ब्रिगेडियर जां बहक। ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक उस वक्त के DGISI जनरल अख्तर अब्दुल रहमान साहब और अमरीकी सफ़ीर राफील साहब, ये भी इस एक तैयारे पर या इस बदकिस्मत तैयारे पर सफ़र फरमा रहे थे और हादसाती तौर पर एक नागहानी मौत की नज़र हुए। 17 अगस्त को जनरल ज़िया के मानने वाले, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो साबिक़ अमीरुल मोमिनीन, जनरल तो नहीं थे मगर तकरीबन जनरल ही थे, मियां नवाज शरीफ, सिविलियन जनरल थे, अमीरुल मोमिनीन भी थे और उनके दाएं हाथ पे खड़े होकर के उनकी अमीरुल मोमिनीन होने की कस्में खाया करते थे शेख रशीद। यूट्यूब पे टाइप कीजिए, अभी आपको वीडियो सामने आ जाएंगी। बाकायदा जनरल ज़िया का मिशन आगे बढ़ाने के लिए बात की जाती थी कि जनरल ज़िया शहीद के मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। अब जनरल ज़िया का मिशन जो मैंने देखा, जनरल ज़िया ने मुल्क में अफगान ला करके यहाँ बसाए, जो बहर कैफ बहुत सारे लोगों को अगर लगता है कि हमारे भाई हैं तो मैं उनको दावत देता हूं, भाई मेरा पेट्रोल मेरी गाड़ी, आइए मैं आपको आपके भाइयों से मिलवाने के लिए लेके चलता हूं। इस वक्त भी एक वीडियो कराची में, 2 वीडियोस वायरल हैं उन आपके भाइयों की जो आपके तराने के साथ नहीं, जो अपने मुल्क के तराने के साथ, जो अपने मुल्क के परचम के साथ आकर के आपकी गाड़ी की डिग्गी पे खड़े होकर के, फ्रंट स्क्रीन पे खड़े होकर के और धमा चौकड़ी करते हैं और आपको आपकी सरजमीन पर आपके हकीर होने का एहसास दिलाते हैं। आइए, किसी को अगर अपने भाइयों से मिलना हो तो मैं आपको दिखाता हूं कि यहां कैसे इदारों जी। अच्छा, आरफीन जी, मेरा ख्याल है आरफीन की आवाज हम तक नहीं पहुंची। जी को जी आरफीन, जी सॉरी और जी आरफीन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही थी और जिस तरह आप बात कर रहे थे MQM के तारीख़ी हवाले से किस तरह से शुरू हुई, लेकिन फिर हमने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ये पहले मुहाजिर कौमी मूवमेंट और फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर MQM पाकिस्तान भी हमने देखा और MQM लंदन अलग हो गई। लेकिन जी आरफीन जी बात अपनी कंटिन्यू कीजिएगा, हमारे पास 1 मिनट बाकी, मैं माजरत चाहता हूँ, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। जी सिद्दीक जान, आप कहेंगे MQM आज बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है। एक वक्त में सबसे ताकतवर जमात शहरी इलाकों की बन चुकी थी, लेकिन हमने 2018 के इलेक्शन में वो जोर टूटता देखा और आज काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। देखें, आज सिर्फ MQM नहीं बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब और हुक्मरान जमात के लिए भी बड़ा दिन था कि आज इनको भी जाना चाहिए था, शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जो है वो जनरल ज़ियाउल हक साहब की कब्र पर खड़े होकर कस्में खाया करते थे कि मैं आपके मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। जनरल ज़ियाउल हक ना होते तो शरीफ ख़ानदान आज कहीं भी ना होता, उनकी वजह से इक़्तिदार में है, वो इनको इक़्तिदार में लेकर आए, वो इनको सियासत में लेकर आए, उन्होंने अपनी गोद में बिठाकर इनको पाला पोसा, इनको बड़ा किया। लेकिन ये वही मियां नवाज शरीफ हैं जो पहले जनरल ज़ियाउल हक साहब की कब्र पर खड़े कस्में खाते थे, लेकिन जब एहतसाब अदालत में इनका केस चल रहा था तो इन्होंने कहा था कि तमाम डिक्टेटर्स की रूहों को बुलाएं, उनको अदालत में तलब करें और उनसे पूछें कि क्यों उन्होंने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। मतलब उस वक्त भी ये बहुत ज़्यादा बात हुई थी कि अब मियां नवाज शरीफ अपने मोहसिन जनरल ज़ियाउल हक की रूह को कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं। तो ये बड़ी ऐसी जमातें हैं जिनमें नून लीग भी है, MQM भी है, जो ज़ाहिर अपने मोहसिनों को भुला चुके हैं और ये मोहसिन कुछ जमातें हैं। आज जैसे मैंने आपको कहा कि आज तो नून लीग को जाना चाहिए था वहाँ पे और सरकारी सतह पे इनको ये दिन मनाना चाहिए था, क्योंकि वो ना होते तो आज ये कहाँ होते। आज ये पता नहीं छोटी छोटी वही मिलें फैक्ट्रियाँ चला रहे होते, मजदूरी कर रहे होते, उनकी वजह से इक़्तिदार में आए। फिर जिस तरह इनको उसके बाद
असगर खान केस में आप पढ़ लें कैसे इनको इक़्तिदार में लाया गया, पैसे खर्च किए गए, उसामा बिन लादेन ने फंड दिए, किसने इनको फंड नहीं दिए, सऊदी हुकूमत ये सब ने इनको फंड दिए हैं, इन हकायक से नजरें चुराई जा सकती हैं। आरिफिन, क्लोजिंग कमेंट्स। जी आरिफिन, आवाज आ रही? जी मेरा ख्याल आरिफिन को आवाज़ नहीं जा रही। ये हकायक हैं जनाब के किस तरह से बाज़ जमातें जो हैं उनकी बुनियाद डली और आज वो बड़ी जमातें बनी, लेकिन फिर वो उन लोगों को भूल जाती हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।